आज अपन एक नया रेशो चालू करेंगे, सोल्वेंसी रेशो। अभी तक अपन ने लिक्विडिटी रेशो में दो रेशो पढ़े थे, करंट रेशो, लिक्विड रेशो या क्विक रेशो। अब इसका दूसरा पार्ट है सोल्वेंसी रेशो। दीज रेशोज आर कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में था बेटा, अब ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू, यानी कि जब आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ड्यू हो जाती है तो क्या कोई भी कंपनी उस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म में पे करने के लिए कैपेबल है क्या। दीज रेशोज reveals as to how much amount in a business has been invested by proprietor and how much amount has been raised by outsiders। ये रेशो हमें ये बताएगा कि हमने हमारे बिजनेस में कितना पैसा प्रोप्राइटर यानी कि मालिकों का, ओनर्स का लगा हुआ है और कितना पैसा हमने आउटसाइडर से बोरो लेकर के, लोन लेकर के और इन्वेस्ट कर रखा है। Solvency ratio disclose the firm ability to meet interest cost regularly and long term indebtedness of maturity, कि हम अपने लॉन्ग टर्म डेट्स का इजीली उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए रेगुलरली कैपेबल है या नहीं है, इसके लिए ये सोल्वेंसी रेशियो निकाले जाते हैं। अब सोल्वेंसी रेशो में कौन कौन से रेशो इंक्लूड होंगे? नंबर 1 डेप्ट इक्विटी रेशो, नंबर 2 टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशो, नंबर 3 प्रोप्राइटरी रेशो, नंबर 4 इंटरेस्ट कवरेज रेशो और नंबर जिसका मैंने आपको दूसरा नाम बताया था इंटरेस्ट कवरेज का, डेप्ट सर्विस रेशो। डेप्ट सर्विस रेशो, सर्विस रेशो ये इसका दूसरा नाम है। और लास्ट है 5th डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। तो ये 5 रेशो अपन इसमें स्टडी करेंगे। अब सबसे पहला रेशो अपन चालू करते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट इक्विटी रेशो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब बाहर से हमने कितना पैसा ले रखा है और शेयर होल्डर्स फंड का मतलब हमारे ओनर्स का कितना फंड इन्वेस्ट है। इन दोनों के बीच के रिलेशन को ये एक्सप्रेस करता है। इट इंडिकेट, ये हमें दर्शाता है द प्रोपोर्शन ऑफ फंड विच आर अक्वायर्ड बाय लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कि कितना पैसा हमने बाहर से लेके इन्वेस्ट किया हुआ है इन कंपैरिजन टू शेयर होल्डर्स फंड, कि मालिकों की तुलना में हमने बाहर से कितना अमाउंट बोरिंग्स के थ्रू लेकर के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। दिस रेशो कैलकुलेटेड टू असरटेन द साउंडनेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द फर्म, कि इन फ्यूचर हमारी लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है या वीक है, ये इसको असरटेन करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। अब अपन बात करते हैं डेट इक्विटी रेशियो के फॉर्मूले की। तो इसका फॉर्मूला है डेट्स अपॉन इक्विटी। यहाँ पर डेप्स का मतलब बेटा लॉन्ग टर्म डेप्ट से है। डेप्स होते हैं दो तरह के, शॉर्ट टर्म डेट्स और लॉन्ग टर्म डेट्स। यहाँ पर हमें केवल लॉन्ग टर्म डेट्स लेने हैं। और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को अपन इक्विटी भी कह सकते हैं, यानी कि ये मालिकों का पैसा है, ओनर्स का पैसा है और ये बाहर से बोरो किया हुआ पैसा है। तो इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को डेट इक्विटी रेशियो कहते हैं। अब डेट इक्विटी में लॉन्ग टर्म डेट्स भी आप कह सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया था कि लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड और नेट वर्थ। नेट वर्थ भी अपन शेयर होल्डर्स फंड को बोल सकते हैं। अब क्या क्या इंक्लूड करेंगे लॉन्ग टर्म डेट्स में? लॉन्ग टर्म डेट्स में आप कहेंगे कि तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो चाहे किसी बैंक से लिया हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया हुआ हो या किसी थर्ड पार्टी से लिया हो। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या क्या आएंगे, जैसे आप नीचे में डिटेल भी दे रखी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या इंक्लूड करेंगे अपन? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर आ गए, बॉन्ड आ गए, मॉर्गेज लोन आ गए, बैंक लोन आ गए,
लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आ गए, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सारे के सारे जो आइटम हैं ये सारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, सच ए प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी है, प्रोविजन फॉर अर्न लीव है। अर्न लीव का मतलब समझते हो ना, जो एम्प्लॉयज़ को छुट्टियां मिलती है, सीएल वगैरह मिलती है और वो एम्प्लॉय उन सीएल को यूज़ नहीं करता है तो आफ्टर द ईयर उनको वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है, वो कहलाता है प्रोविजन फॉर अर्न लीव। इसके लिए प्रोविजन बना के रखती है कंपनी। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का ये पार्ट है। प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी, जब कोई भी एम्प्लॉय रिटायरमेंट होता है तो उसको ग्रेजुएटी मिलती है, उसके लिए भी कंपनी पहले से प्रोविज़न बना के रखती है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में इंक्लूड किए जाते हैं। तो आपके लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या आइटम आ गए? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आ गए? डिबेंचर, बॉन्ड, मॉर्गेज लोन यानी कि जो किसी असेट्स को गिरवी रख करके लिए हुए हैं, बैंक लोन, लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या पब्लिक डिपॉजिट, जो पब्लिक से अपन ने डिपॉजिट ले रखा है लॉन्ग टर्म के लिए। ये सारे आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के पार्ट हो गए। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में भी आपको मैंने बता दिया ग्रेजुएटी का प्रोविजन और लीव इनकास्ट का प्रोविजन हो गया। शेयर होल्डर्स फंड की बात करें, जिसको अपन इक्विटी भी कहते हैं। इक्विटी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? शेयर कैपिटल, इसमें दोनों कैपिटल आ गई, इक्विटी शेयर कैपिटल भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब इक्विटी में आपको पहले बताया मैंने कि दोनों शेयर कैपिटल इंक्लूड होगी, इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व सरप्लस में क्या इंक्लूड होगा? जितने भी आपके रिजर्व है, वो चाहे कैपिटल रिजर्व हो, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, या स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी कि प्रॉफिट और लॉस भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। यदि प्रॉफिट है तो वो पॉजिटिव है, प्लस हो जाएगा, और यदि लॉस है तो वो नेगेटिव मान करके माइनस कर देंगे, तो इसमें रिजर्व सरप्लस में आ जाएंगे। अब डेट इक्विटी रेशियो का आइडल रेशियो क्या है? 2:1, यानी कि एक कंपनी का यदि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है तो सेफ या उसको आइडल रेशियो कह सकते हैं, यानी कि उसकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, सेफ है, वो इजीली अपने लॉन्ग टर्म डेट्स के इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकती है। इफ डेट इक्विटी रेशियो इज मोर देन 2:1, इससे ज़्यादा है, इट शो ए रेदर रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि बेटा मैंने कहा था कि 2:1 यानी कि 2 लाख रुपए तो आपने बाहर से लोन ले करके इन्वेस्ट कर रखा है और 1 लाख रुपए खुद ओनरशिप का लगा हुआ है, ये आपका 2:1 आइडल रेशियो हो गया। अब यदि आपका रेशियो इससे ज़्यादा बढ़ गया तो रिस्की होगा, क्योंकि डेट्स आपके ज़्यादा रहेंगे तो आपका इंटरेस्ट का पेमेंट भी ज़्यादा बनेगा। तो शो रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, as it indicate that more and more fund invested in business are provided by long term lenders। यानी कि आपने जो पैसा लगा रखा है बिजनेस में, उसमें हमने बोरोइंग्स कॉस्ट ज़्यादा है, बाहर का पैसा लिया हुआ ज़्यादा है, हमारे ओनरशिप का पैसा कम है। ए हाई डेट इक्विटी रेशियो इज़ डेंजर सिंगल फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स, क्योंकि उनको इजीली पेमेंट नहीं मिल पाएगा अपने इंटरेस्ट का लॉन्ग टर्म में, क्योंकि डेट से डेट्स ज़्यादा हो गई ना। डेंजर सिंगल ऑफ ए लॉन्ग टर्म लेंडर्स। द लोअर दिस रेशियो, और यदि रेशियो कम हो गया, द बेटर इज फॉर द लॉन्ग टर्म लेंडर्स बिकॉज दे आर मोर सिक्योर इन दैट केस। क्यों सिक्योर क्यों हो गई वो? क्योंकि आपका बाहर का पैसा कम है और अपने ओनरशिप का पैसा ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट का इतना लोड कंपनी पर नहीं आएगा। तो आपके जो लेंडर्स है जिनसे आपने पैसा ले रखा है वो भी आपके सिक्योर रहेंगे, क्योंकि उनका इजीली इंटरेस्ट टाइमली पेमेंट हो जाएगा। तो ये सिग्नल अच्छा है, कम होगा तो वो अच्छा है। लोअर देन 2:1 डेट इक्विटी रेशियो प्रोवाइड सफिशिएंट प्रोटेक्शन टू लॉन्ग टर्म लेंडर्स। तो ये अपने लॉन्ग टर्म लेंडर्स को प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास डेट्स की मात्रा कम है, तो अपन इजीली लोन का या उसके इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाएंगे। तो ये अच्छी सिग्नल को शो करता है। चलो अपन अब इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर आते हैं। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या है? डेब्ट्स अपॉन इक्विटी।
डेब्ट्स अपॉन इक्विटी। इक्विटी को आप शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हो, और डेट्स को लॉन्ग टर्म डेट्स मैंने आपको पहले बता दिया था, लॉन्ग टर्म डेट्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग्स पर्टिकुलर्स। शेयर कैपिटल गिवन है 2,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 1,10,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है 1,20,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 50,000, करंट लायबिलिटीज़ 70,000, नॉन करंट असेट्स 3,80,000 और करंट असेट्स 2,20,000। तो कर लो इसको अप्लाई फॉर्मूले में। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेब्ट्स अपॉन इक्विटी। अब डेब्ट में देखो क्या क्या लेंगे अपन। डेब्ट्स में लेंगे अपन सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,20,000। डेब्ट्स में आ गए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की वैल्यू कितनी है 120 और इसकी 50,000, तो 1,20,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस 50,000 लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो टोटल डेट्स आपके लॉन्ग टर्म हो गए 1,70,000। अब इक्विटी में ले लो। इक्विटी इक्वल टू, इक्विटी में क्या कर लेंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बस 2 ही आइटम आएंगे इसमें। अभी करंट लायबिलिटीज़ है, कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आती है। नॉन करंट एसेट्स का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, करंट एसेट्स कोई रोल ही नहीं है। तो अपने पास में शेयर कैपिटल आ गई 250 और रिजर्व सरप्लस आ गया 110। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल हो गई आपके पास में 2,50,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 1,10,000। इन सब का टोटल हो गया 3,60,000। अब उसको पुटअप कर दो वैल्यू। डेट्स कितने हो गए आपके 1,70,000, इक्विटी कितनी हो गई 3,60,000। तो 1,70,000 डिवाइडेड बाई 3,60,000, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.47/1। ये आपका आंसर आ गया डेट इक्विटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल किसका पार्ट हुआ ये, इक्विटी का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी का। जनरल रिजर्व इक्विटी। सिक्योरिटी प्रीमियम इक्विटी। प्रॉफिट एंड लॉस इक्विटी। 10% डिबेंचर, ये आपके आ गए डेट्स का। डेट्स, बैंक लोन, डेट्स, करंट लायबिलिटीज इग्नोर। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेब्ट्स अपॉन इक्विटी। अब डेट्स में क्या क्या लेंगे, डेट्स में आ गया एक तो 10% डिबेंचर प्लस लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, ये 2 ही आइटम है बस। डिबेंचर की वैल्यू हो गई 4,50,000 प्लस लॉन्ग टर्म लोन की वैल्यू हो गई 3,50,000। तो 350 और 450 हो गए आपके 8 लाख। ये तो डेट्स की वैल्यू आ गई। इक्विटी की वैल्यू, इक्विटी इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। तो 3 लाख हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
प्लस जनरल लीजर 1,30,000 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम में 40,000 प्लस P&L में 70,000। इनका सम कर लीजिए। 3 + 1 4, 4 + 1 30, 530, 530 और 70,000 कितना हो गया? 6,40,000, 6,40,000। 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000, इनका सम हो गया 6,40,000। अब डेट्स की वैल्यू आ गई, इक्विटी वैल्यू पुट अप कर दो फॉर्मूले में। डेट्स हो गया आपका 8 लाख और इक्विटी हो गई आपकी 6,40,000। तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 6,40,000, आपके आंसर आ जाएंगे 1.25:1, 1.25:1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। कंप्यूट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। शेयर कैपिटल इक्विटी का पार्ट हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम इक्विटी का पार्ट हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस। ओहो, अब देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 10 लाख, इट मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड इन रिजर्व एंड सरप्लस। आपको अलग से ऐड नहीं करना है क्योंकि रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड है। तो आपके पास में जो इक्विटी आएगी, इक्विटी में आ गया आपका शेयर कैपिटल 30 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 10 लाख, तो इक्विटी हो गई आपकी 40 लाख। क्लियर है ना? ये ध्यान रखना, एग्जाम में गलती मत कर देना। ये रिजर्व सरप्लस दे दिया, इट मीन्स ऑल द P&L, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड सब इंक्लूड हो गए इसमें। डेट्स की बात करें, डेट्स का मतलब एक तो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये 20 लाख का, तो ये तुम्हारा लोन हो गया जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले रखा अपन ने। एक 9% बॉन्ड हो गए ये, और 9% बॉन्ड 25 लाख। इधर लॉन्ग टर्म प्रोविज़न हो गया आपके पास में 3 लाख। डेट्स में प्रोविज़न भी इंक्लूड हो गए ना। तो लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न यूज़ नहीं होगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यूज़ नहीं होंगे, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटीज यूज़ नहीं होगी, ये सारे करंट हैं, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 20 + 25 लाख, 45 लाख प्लस 3 लाख, कितने हो गए? 45 + 3 48 लाख। 48 लाख आपके पास में आ गई डेट्स। अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दो। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेट्स अपॉन इक्विटी। डेट्स हो गया 48 लाख एंड इक्विटी हो गई 40 लाख। तो 48 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख, आपका रेशियो आ जाएगा 1.2:1। ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, इंटेंजिबल असेट्स गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, ट्रेड रिसेबल, ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब यहाँ पर देखो बेटा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे दिया 12 लाख, ये तो आपका लॉन्ग टर्म डेट्स हो गया। और इक्विटी के आपके पास एक इसका बेसिक बता दो बेटा पहले मैं। देखो अपन वैसे तो कंपनी में जो बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, लेकिन एक हॉरिजेंटल फॉर्मेट में आपका इसका कंसेप्ट क्लियर कर दूं ताकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ये टोटल लायबिलिटी है, ये टोटल असेट्स। बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड होती है और ये असेट साइड होती है। अब इसमें 3 आइटम आते हैं। नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, नंबर 2
नॉन करंट लायबिलिटी और नंबर 3 करंट लायबिलिटी, और इनका टोटल होता है आपका टोटल लायबिलिटी। इधर नॉन करंट असेट्स और एक करंट असेट्स, दो ही आइटम आते हैं असेट साइड में, और ये हो गई आपकी टोटल असेट्स। तो एक बेसिक ये बन गया कि टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल असेट्स, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल तो दोनों साइड का सेम होता है ना। तो जितनी आपकी टोटल असेट्स होगी उतनी आपकी टोटल लायबिलिटी होगी। अब इनमें से कोई भी फिगर मिस हो तो आप ना ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों को अपन बोलते हैं टोटल डेट्स। इट मीन्स नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल डेट्स, और नॉन करंट लायबिलिटी को दूसरा नाम अपन कह सकते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स, और करंट लायबिलिटीज़ को अपन कह सकते हैं शॉर्ट टर्म डेट्स। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स हो गया और करंट लायबिलिटी मीन्स शॉर्ट टर्म डेट्स हो गया, और इन दोनों का टोटल है वो टोटल डेट्स कहलाएगा। अब बाय द वे क्वेश्चन में आपके पास टोटल डेट्स की वैल्यू गिवन है, और इसमें से अपन नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस कर देंगे तो आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी, या टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, शॉर्ट टर्म डेट्स माइनस कर देंगे तो आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएंगी। ऐसे ही आपके पास में टोटल असेट्स गिवन है, उसमें से शेयर होल्डर फंड माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएंगी। तो इसका आपस में कॉम्बिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग ही अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर अपन अब देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है बेटा, ये आपकी नॉन करंट असेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी ये भी नॉन करंट असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स ये भी नॉन करंट असेट्स है। इन्वेंट्री करंट असेट्स है। ट्रेड रिसेबल करंट असेट्स है। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नॉन करंट लायबिलिटी है, या अपन कह सकते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स। अब अपन यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू पुटअप करें तो 15 लाख आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लस 6 लाख आपकी प्लांट एंड मशीनरी हो गई, प्लस 1 लाख आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हो गई। तो इनका टोटल कितना हो गया, 22 लाख आपकी क्या हो गई, नॉन करंट असेट्स हो गई। अब इधर बात करें करंट असेट्स की, करंट असेट्स इन्वेंट्री हो गई आपकी 5,50,000 प्लस 1,70,000 ट्रेड रिसेबल हो गया, तो आपके पास में इसकी वैल्यू हो गई 7,20,000। 7,20,000 आपकी करंट असेट्स हो गई, और टोटल हो गया असेट्स का 29,20,000। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी टोटल लायबिलिटी भी 29,20,000 ही होनी चाहिए। अब आपके पास में देखो करंट लायबिलिटी गिवन है 120, ये आपकी करंट लायबिलिटी आ गई 120, क्लियर। उसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 12 लाख, ये नॉन करंट लायबिलिटी आ गई 12 लाख। अब 29,20,000 में से ये 1320 माइनस कर दो, तो 29,30,000 माइनस 120 तो करंट लायबिलिटी, और 12 लाख नॉन करंट लायबिलिटी, 13,20,000 माइनस कर दो, ऑटोमेटिक आपके पास में 16,10,000 का शेयर होल्डर फंड रह जाएगा। और शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, इक्विटी। शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी। अब शेयर होल्डर फंड आपके पास में कितने आ गए, 16 लाख, 16 लाख हो गया ना, एक टोटल चेक कर लेते बेटा एक बार। यहाँ पर 7,20,000, 22 प्लस 720, 29 लाख और 20,000, ठीक है। इधर से क्यों कोई बाद में फिर आंसर में दिक्कत आएगी, तो पहले वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। सेम टोटल आएगा आपका 29,20,000 ही लायबिलिटीज़ का। करंट लायबिलिटी आपके पास में कितनी हो गई, 1,20,000, और नॉन करंट लायबिलिटी कितनी हो गई, 12 लाख। 1320 में से ये शेयर होल्डर फंड आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा,
तो 1320 माइनस करें अपन 29,20,000 माइनस 13,20,000, तो आपका ये 16 लाख आ रहा है बेटा यहाँ पर, ये 16 लाख आपका शेयर होल्डर फंड हो गया। अब इसको पुटअप कर दो बस, आपके पास ये आ गया डेट्स लॉन्ग टर्म, डेट्स में नॉन करंट लायबिलिटी, और ये आ गई इक्विटी। तो इसको पुटअप कर दो फॉर्मूले में, डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेप्ट्स अपॉन इक्विटी। डेट्स हो गई आपके 12 लाख और इक्विटी हो गई आपकी 16 लाख। तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख, आपका आंसर आ जाएगा 0.75/1। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आ गया ना वही कंसेप्ट। देखो अब इसको बैलेंस शीट में पुटअप कर देता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये टोटल असेट्स आ गई आपकी 8,10,000 हो गई टोटल असेट्स। ये टोटल डेट्स आ गए। टोटल डेट्स का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आपके पास गिवन है 40,000, तो ये करंट लायबिलिटी हो गई 40,000। अब टोटल डेट्स आपके पास में 260 है, तो नॉन करंट लायबिलिटी निकालने के लिए 260 में से ये 40 माइनस कर दो, 2,20,000। ये नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। और नॉन करंट लायबिलिटी को अपन क्या बोलते हैं? डेट्स। क्लियर? अब आपके पास जब असेट्स का टोटल 8,10,000 है, तो टोटल लायबिलिटी भी 8,10,000 ही रहेगी। अब इस 8,10,000 में से आप माइनस कर दो 220, तो आपकी हो गई नॉन करंट लायबिलिटी, और 40,000 हो गई आपकी करंट लायबिलिटी। यानी कि टोटल डेट्स भी माइनस कर सकते हो आप। टोटल डेट्स कितना है? 260, तो 260 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा आपका? 5,50,000 ना। 5,50,000 आपकी इक्विटी आ जाएगी, जिसको अपन शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हो, इक्विटी ऑब्लिक शेयर होल्डर फंड। अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दो, डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेप्ट्स अपॉन इक्विटी। डेप्ट्स अपॉन इक्विटी। डेट्स आ गई आपके पास में 2,20,000 और इक्विटी हो गई आपके पास में 5,50,000। 220 को 550 से डिवाइड कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे 0.4:1। क्लियर? बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बता दिया तुम्हें मैंने। इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग चलो, कहीं दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन की नेचर चेंज हो गई, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए। द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 1:2। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज इट। कुछ केसेस दिए गए हैं आपको, डेट इक्विटी रेशियो गिवन है ऑलरेडी, और फिर केस दे दिए कि बताओ इन केस को अप्लाई करने के बाद डेट इक्विटी रेशियो आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर नो चेंज रहेगा। फर्स्ट केस दे रखा है पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 40,000। डेट इक्विटी रेशियो क्या है बेटा? डेट इक्विटी रेशियो है हमारा 1:2। इट मीन्स वही मैंने जो पहले करंट रेशियो वाले टॉपिक में बताया था कि 1: डेट इक्विटी रेशियो 1:2 है। इट मीन्स डेट्स तो अपन टोटल मान लेते हैं, टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स मान लेते हैं 1 लाख रुपए, और टोटल इक्विटी मान लेते हैं अपन 2 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए आपके हो गए डेट्स और 2 लाख रुपए हो गई इक्विटी। अब इस केस को अप्लाई कर लो, तो हमारा डेट इक्विटी रेशियो कितना है? 1 लाख तो हो गई आपकी डेट्स और 2 लाख हो गई आपकी इक्विटी। अब इस फर्स्ट केस को सोल्व करें अपन। फर्स्ट केस में है
रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 40,000। तो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पेमेंट करोगे, लॉन्ग टर्म है तो आपके डेट्स कम हो जाएंगे, तो इसमें से 40,000 डेट्स माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा 60,000 आपके पास डेट्स आ जाएंगे। इक्विटी पर कोई असर होगा नहीं बेटा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इक्विटी इफेक्ट होती नहीं है जब आप लॉन्ग टर्म डेट्स का पेमेंट करते हो। तो यहाँ पर 60,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो आपका रेशो हो गया 0.3:1। पहले कितना था 1:2, इट मीन्स ये डिक्रीज हो गया। इसका आंसर आएगा डिक्रीज। क्लियर। सेकंड केस को अप्लाई करके देख लो। वही आपके पास 1 लाख का डेट्स है, 2 लाख की इक्विटी है। अब सेकंड केस आपके पास में है परचेज ऑफ नॉन करंट असेट्स 50,000 ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट का मतलब इन फ्यूचर हमें पेमेंट करना था, लॉन्ग टर्म डेट्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो डेट्स आपके पहले 1 लाख थे, इसमें 50,000 के इंक्रीज और हो जाएंगे, तो डेट्स हो जाएंगे 1,50,000 और इक्विटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगी। आपका रेशो हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 2 लाख, इट मीन्स 0.75:1। पहले कितना था ये 1:2। 1:2 को और सिंपल कर सकते हो आप 0.50:1। अब ये हो गया 0.75:1, इट मीन्स ये इम्प्रूव हो गया, इंक्रीज हो गया ये। थर्ड केस को अप्लाई करके देख लो, सेम एग्जांपल चलने दो, 1 लाख अपॉन 2 लाख वाला ही। थर्ड केस है इशू ऑफ इक्विटी शेयर 75,000। आपने शेयर इशू कर दिए, अब के बाद इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, डेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेट्स आपके 1 लाख हैं, इक्विटी आपकी 2 लाख है, आपने और शेयर इशू कर दिए, तो ये तो एज इट इज़ रहेंगे 1 लाख के 1 लाख ही आपके डेट्स तो, लेकिन इक्विटी में प्लस हो जाएंगे आपके कितने के इशू के शेयर 75 के ना, 75,000 के शेयर इशू हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2,75,000। तो 1 लाख अपॉन 2,75,000। अब इसका आंसर निकल लेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 2,75,000, तो आपका रेशो बनेगा 0.36:1। इट मीन्स ये भी रिड्यूस हो गया, ये था ना 0.50:1 से 0.36 हो गया, ये भी रिड्यूस हो गया। फोर्थ केस ले लो। फोर्थ केस में क्या कह रहा है ये, डिविडेंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये ध्यान रखना बेटा, प्रपोज डिविडेंड हमेशा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है, तो इसका आपके डेट्स और इक्विटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज़ आपके 1 लाख रहेंगे डेट्स और 2 लाख रहेगी इक्विटी। आंसर आ जाएगा नो चेंज, बिकॉज प्रपोज डिविडेंड आर ऑलवेज ट्रीटेड एज ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। न तो आपके डेट्स इफेक्ट होंगे न आपकी इक्विटी इफेक्ट होगी। नंबर 5th केस की बात करें तो 5th केस में कह रहा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल तो करंट लायबिलिटी हो गई, और कैश जाएगा, कैश जाएगा तो आपकी करंट एसेट्स कम होगी, यहाँ पर करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो चेंज आएगा इसका भी। 1 लाख की आपके एज इट इज़ डेट्स रहेगी, 2 लाख एज इट इज़ आपकी इक्विटी रहेगी, इसका भी आंसर नो चेंज आएगा। नंबर 6 केस में क्या कह रहा है ये, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है, तो आपके अब क्रेडिटर्स बढ़ेंगे और उधर स्टॉक बढ़ेगा, इन्वेंट्री बढ़ेगी। इन्वेंट्री करंट असेट्स है जो इस फॉर्मूले में यूज ही नहीं करते, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, यूज नहीं, इसका भी आंसर वही नो चेंज रहेगा। 6 का भी 1 लाख एज इट इज़ रहेगा, नो चेंज। 1 लाख अपॉन 2 लाख इक्वल टू नो चेंज, ठीक है। और लास्ट केस से बच गया पेमेंट टू ट्रेड पेबल।
पेमेंट टू ट्रेड पेबल, ये भी सेम ही केस हो गया, लाइबिलिटी कम हो जाएगी आपकी, कैश बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बैलेंस करंट असेट्स है, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी, इसका भी आंसर नो चेंज ही आएगा। तो ये 7th में भी आपका एज इट इज़ रहेगा 1 लाख अपॉन 2 लाख, इट मीन्स नो इफेक्ट एनी डेट्स एंड नो एनी इक्विटी, नो चेंज। क्लियर? चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Assuming that debt equity ratio is 2:1, state giving reason which of the following transaction would increase, decrease, no alter debt equity ratio। अब की बार डेट इक्विटी रेशियो रहेगा 2:1। तो सपोज कर लेते हैं आपके डेट्स तो हो गए 2 लाख और इक्विटी हो गई आपकी 1 लाख, इससे आपका रेशियो क्या हो रहा है 2:1। अब यहाँ पर फर्स्ट केस में कह रहा है इशू ऑफ न्यू शेयर, चाहे प्रेफरेंस से इशू करो चाहे इक्विटी से इशू करो, फॉर कैश, इक्विटी बढ़ गई बेटा। तो फर्स्ट केस में आपके पास डेट्स थे 2 लाख, इक्विटी थी 1 लाख। अब इक्विटी चेंज हो गई, अपन इशू कर दिए ना, और इशू शेयर करेंगे अपन, इक्विटी बढ़ेगी। तो इक्विटी बढ़ करके आपकी 1 लाख से हो जाएगी 1,50,000। सपोज 50,000 की इसमें वैल्यू तो गिवन है नहीं इसमें, तो अपन सबका 50,000 एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 50,000 रुपीज़ सब में शेयर इशू कर दिए, या जो भी पेमेंट होगा सब 50,000 के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो 50,000 के आपने शेयर इशू कर दिए, तो पहले आपके पास इक्विटी 1 लाख थी प्लस 50,000 और हो गए, तो आपके पास में डेट्स हो गए 2 लाख, इक्विटी हो गई 1,50,000, और इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.33:1। पहले क्या था 2:1, इट मीन्स ये रेशो आपका डिक्रीज हो गया। सेकंड केस में कह रहा है ये इशू ऑफ न्यू शेयर, प्रेफरेंस शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। अब के बाद असेट्स के बदले में शेयर इशू किए, तो किसी के बदले में इशू करो, फिक्स असेट्स आएगा नहीं इसमें, डेट और इक्विटी में आपके पास। लेकिन ये जो शेयर इशू हुए हैं फिक्स असेट्स के अगेंस्ट, इन शेयर से आपकी इक्विटी बढ़ जाएगी, तो इसका भी सेम ही आंसर आएगा। वही आपके पास में 2 लाख की डेट्स है, 1 लाख की इक्विटी है, आपने एक फिक्स असेट्स परचेज की, उसके अगेंस्ट आपने शेयर इशू कर दिए 50,000 के, तो वही 150 आपकी इक्विटी हो जाएगी। तो 2 लाख अपॉन 150 इक्वल टू 1.33:1, वही डिक्रीज, इसका भी आंसर आ जाएगा। थर्ड केस में देखो क्या है, थर्ड केस में है बाई बैक ऑफ ऑन शेयर बाई ए कंपनी। कंपनी ने खुद के शेयर खुद ने ही परचेज कर लिए, इट मीन्स बेटा इक्विटी कम हो गई। तो ये 50,000 का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2 लाख के आपके पास में डेट्स हैं, 1 लाख रुपए की इक्विटी है, कंपनी ने खुद के 50,000 के शेयर खुद ने ही खरीद ली, इक्विटी कम हो गई मार्केट से, तो 2 लाख की एज इट इज़ डेट्स रह गई और आपके पास इक्विटी है 50,000 की रह गई, तो रेशो हो गया 4:1। इसका मतलब इसका इम्प्रूव हो जाएगा, रेशो इंक्रीज हो जाएगा। चलो उसके बाद में फोर्थ केस में इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, डिबेंचर इशू हो गए, डिबेंचर बेटा किस में आते हैं, डेट्स में आते हैं। तो 2 लाख रुपए के आपके पास पहले डेट्स थे, आपने और डिबेंचर इशू किए, आपके डेट्स बढ़ गए तो 250 हो गए, और इक्विटी आपकी एज इट इज़ 1 लाख की 1 लाख रहेगी। तो डेट्स हो गए 2,50,000, इक्विटी हो गई 1 लाख की 1 लाख एज इट इज़, तो रेशियो हो गया आपका 2.5:1, इट मीन्स ये आपका इंक्रीज हो गया। नंबर फिफ्थ केस में इशू ऑफ डिबेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। वही बात, फिक्स असेट्स परचेज की, फिक्स असेट्स तो कोई रोल ही नहीं इसमें, अपने को डेट और इक्विटी पर इफेक्ट देखना है, न डेट्स में आता है न इक्विटी में आता है फिक्स असेट्स। तो लेकिन डिबेंचर तो इशू हो गए ना, तो वही आपके पास सेम केस आ जाएगा। 2 लाख के आपके पास पहले डेट्स थे, आपने फिक्स असेट्स के अगेंस्ट 50,000 के डिबेंचर और इशू कर दिए, डेट्स आपके इंक्रीज हो गए, इक्विटी एज इट इज़ रहेगी, तो डेट्स हो गया 2,50,000, इक्विटी 1 लाख की 1 लाख, वही सेम आपका 2.5:1 आ रहा है, इसका आंसर भी इंक्रीज या इम्प्रूव आएगा। उसके बाद 6 केस में आ जाता है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पेमेंट कर दिया, इट मीन्स आपकी डेट्स कम हो गए। तो
6 केस में आपके पास डेट्स थे 2 लाख के। सपोज आपने 50,000 के लॉन्ग टर्म डेट्स का पेमेंट कर दिया, तो इक्विटी आपकी एज इट इज़ रहेगी, डेट्स आपके कम हो जाएंगे। डेट्स हो गए 1,50,000 के, इक्विटी एज इट इज़ ही है, तो रेशियो हो गया 1.5:1, ये डिक्रीज हो गया। पहले 2:1 था ना, 2:1 से 1.5:1 हो गया। और उसके बाद में लास्ट केस इसका बच गया बेटा, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में आपने डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया शेयर में, तो डिबेंचर कन्वर्ट करेंगे तो डिबेंचर आपके कम हो जाएंगे। तो 2 लाख के आपके पास में डेट्स थे, आपने डिबेंचर कन्वर्ट कर दिए शेयर में, तो डिबेंचर तो कम हो गए, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास 1 लाख रुपए की इक्विटी, इसमें आपके 50,000 के शेयर बढ़ जाएंगे, क्योंकि शेयर्स कन्वर्ट हो गए ना। तो यहाँ पर आपके पास 1,50,000 का डेट्स हो जाएगा और 1,50,000 की इक्विटी हो जाएगी। रेशियो 1:1 आ गया, ये भी डिक्रीज हो गया, 2:1 से 1:1 हो गए। क्लियर है ना। तो 50,000 का एग्जाम्पल लेकर के चले हैं। हर फिगर में मैंने 50,000 को यूज़ किया है हर केस में, तो उसको अप्लाई कर करके देख लो, आपका डिक्रीज इंक्रीज और नो चेंज इसके अकॉर्डिंग निकल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। और ये क्वेश्चन बेटा आपको एमसीक्यूज में डायरेक्ट मिलेंगे, ये तो आप रफ में सोल्व करके देख लेना। डिक्रीज इंक्रीज में जो बता रहा हूँ उनमें मेथड बता रहा हूँ कि आंसर निकालते कैसे है, आपको कैसे पता लगा कि ये डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, नो चेंज हुआ। तो ये तो मैं एग्जाम्पल सोल्व कर करके बता रहा हूँ, आपको तो डायरेक्ट ही आंसर देने हैं, लेकिन आप ऐसे अप्लाई करके, है ना, ये अप्लाई कर करके आप निकाल सकते हो कि कौन से आपके आंसर रिड्यूस हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, नो चेंज आ रहे हैं। वैसे सोल्व करके देख लेना आप, बाकी आपको एग्जाम में तो डायरेक्ट ही टिक करने हैं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पूछेगा, डिक्रीज इंक्रीज नो चेंज। ओके।